हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स जो कि प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर का टेक्निकल का एचपीएससी में एग्जाम हुआ था। ठीक है, हो सकता है सभी को नहीं पता हो क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम थी। 2022 में ही हुआ है ये एचपीएससी का कॉमर्स लेक्चरर टेक्निकल के नाम से ये वैकेंसीज थी। तो इस पेपर को देखकर आप लोगों को कहीं ना कहीं ये आइडिया लगेगा कि आप लोगों का सिलेबस किस बियॉन्ड रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब आपके कुछ सब्जेक्ट जो कि जैसे अकाउंट्स हो गया, फिनेंस हो गया और कोस्टिंग हो गया, तो ये आप लोगों के कटेंगे नहीं। और बहुत सारे बच्चे की मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं रूटीन में कि मैम कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ बच्चों कि मुझे नहीं पता है, मेरे कोई खुफिया सोर्सेज नहीं है, बट बस एज अ टीचर मैं इतना कह सकती हूँ कि वैकेंसी कभी भी आए, आप लोगों की प्रिपरेशन कभी भी एक दिन में नहीं होती है, क्योंकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के बाद शुरू करते हैं और फिर वो अफरा तफरी में इतना ही हो पाता है, या फिर जो रिवीजन का टाइम है वो भी कम मिल पाता है, पीवाई क्यूज वगैरह ये सब कुछ करना होता है आप लोगों को, तो वो नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में आप लोग क्या होता है, सिलेक्शन से रह जाते हो, तो फिर दोबारा दूसरी वैकेंसी का वेट करते हो और ये सिनेरियो चलता रहता है। जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ना, वो अपनी प्रिपरेशन में गैप नहीं करता कभी भी, आप यकीन करो या ना करो, बट ये बात सच है। अगर आपको लग रहा है कि मैम कोर्सेज सेल कर रही है और तब बोल रही है, तो यहाँ बिल्कुल गलत है बच्चों। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ मेरे कोर्सेज से हो सकती है, आप बिल्कुल मत लीजिए, बट अपने बिहाफ पर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है और वो आपको ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे कह रहे हैं कि अब न्यूज में आ रही है, न्यूज क्या, ये यूट्यूब चैनल्स आप लोग जो दिन भर देखते रहते हैं उसी के थ्रू आप लोग सुनते हैं और फिर बताते हैं और क्वेश्चन करते हैं आपका, और मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूँ, मुझे नहीं पता है बच्चों। जैसे आप स्टूडेंट है, ऐसे मैं टीचर हूँ, मैं किसी खुफिया डिपार्टमेंट में काम नहीं करती हूँ। और अगर आप लोगों को अपने बिहाफ पर ये लगता है कि एक न्यूज देखने से आप डिमोटिवेट या मोटिवेट हो जा रहे हो कि कल वैकेंसी आ रही है तो आज से मैं प्रिपरेशन शुरू करूं और फिर एकदम से फुल हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, थोड़ा जो नेट में है वो सब होने की पूरी पूरी संभावना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता ही है, बिकॉज आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, इवन पढ़कर आपको रिवाइज भी करना होता है। अगर मैं साफ साफ बोलूं, अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हैं तो आपको 6 से 8 महीने अपने सिलेबस को कवर करने और उसको रिवीजन करने में लग जाते हैं। बट आपको तो क्या करना है, आपको तो सनसनी खबर चाहिए, तो सनसनी खबर तो वहीं मिलेगी जहां पर अदर यूट्यूबर्स हैं। तो ये पीवाईक्यू मैं अपने उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो भी मुझसे, जितने भी मेरे बच्चे हैं, ठीक है, जो मुझसे जुड़े हैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर की कोर्सेज में, और जो यूट्यूब के थ्रू भी जुड़े हैं, जिनको अपनी तैयारी सेल्फ शुरू कर दी है। पता है, सेल्फ प्रिपरेशन कई बच्चे इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो जल्दी डिमोटिवेट और मोटिवेट होते रहते हैं, तो किसी टीचर के साथ जुड़ना थोड़ा सा सही होता है। इस वजह से मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मुझसे ना सही किसी से भी जुड़िए, बट जुड़ जाइए, बिकॉज आप लोग सही टाइम पे सही प्रिपरेशन करते रहेंगे, वरना ऐसे ही भटकाव आता रहेगा और ये भटकाव आपको ले बैठता है। ठीक है, ये 2022 में एग्जाम हुआ है आप लोगों का हरियाणा में ही। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर मैं एक वीडियो में नहीं कराऊंगी, बिकॉज थोड़ा समझा के मैं करवा रही हूँ। तो इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन, 15 एमसीक्यू ही करवाने वाली हूँ, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगी। थोड़ा सा समझाना मैंने शुरू में सही समझा, इसलिए थोड़ा सा समय मैंने आपका लिया, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को माफ करना। अब मैं अपने सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज, कहता है कि भाई जब टाइम था इंडिपेंडेंस का, उस टाइम एटीट्यूड क्या था इंडिया का फॉरेन कैपिटल की तरफ। ठीक है, ऑफ फियर एंड सस्पेंशन ऑन इंक्रीजिंग foreign exchange and resources of country, फिर open due to need of foreign currency, encouraging foreign exchange,
रिसोर्सेज। कहता है जब इंडिपेंडेंस के टाइम क्या एटीट्यूड था, फॉरेन कैपिटल को कि फॉरेन कैपिटल से डरते थे, मतलब इतना सस्पेंशन करते थे कि दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब जाके शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन जब आया 1991 में, तो उस टाइम तो क्या हाल था, फियर ही था, फियर और सस्पेंशन था। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए 1। ठीक है, सेकेंड इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड अदर लेबल्ड आर रीजन। ठीक है, देखो बेटा बहुत सारे आप लोगों को टीचर्स हैं वो बोलते हैं, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, आप लोग नेट का जो सिलेबस है उसको बेशक टारगेट करिए, एमसीक्यू अब भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बट थोड़ा सा नेट से अलग पैटर्न आता है आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का, उसमें क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप नेट के सिलेबस को टारगेट करें। एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होगा, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जो कि हाल ही में हुए हैं अदर स्टेट्स में उनको देखें, उनसे ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ थोड़ा सा पसीना तो आप लोगों को बहाना पड़ेगा, थोड़े वेबसाइट्स सर्च करने पड़ेंगे, आप लोगों को पेपर निकालने पड़ेंगे, ये चीजें तो करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर किसी टीचर से जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को वो पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उन पेपर को देखिए जो आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर के हो रहे हैं, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में नेट क्वालिफाई माना जाता है, नेट क्वालिफाई मांगा गया तो नेट लेवल का पेपर नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि नेट तो सारे क्वालिफाई है ना, फिर आप लोग कॉम्पीट कैसे करेंगे। तो पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अदर यूट्यूब चैनल, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग किसी की भी बात सुनिए, चाहे मेरी भी बात सुनिए, लेकिन अपना दिमाग साथ में रखिए, थोड़ा उसको जीरो ना करिए। तो अगर नेट क्वालिफाई मांगा गया, अगर मान लो पीजीटी में आपको एस्टेट माना गया, एस्टेट मांगा गया, तो आप लोगों को पेपर एस्टेट लेवल का तो नहीं था ना, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही लेवल था या पैटर्न थोड़ा अलग था, तो वैसा तो पेपर नहीं देंगे ना, नेट क्वालिफाई मांगा गया है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। नेट वाला पोर्शन, नेट वाला सिलेबस, तो देखो कॉमर्स में नेट्स के अलावा और कोई सिलेबस कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप में एक नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम, एक सुप्रीम एग्जाम है, तो सिलेबस तो आपका कहीं ना कहीं वही होगा, बट आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो डेफिनेटली अलग होगा। ठीक है, तो चीजों को समझो आप लोग, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों का पूरा ये जो वीडियोस बनाना टाइम थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा सा ना मुश्किल ही हो पाता है, मेरे को भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, आई एम ऑल्सो वुमेन, आई एम ऑल्सो मदर, तो मेरे को ये सारी चीजें अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ आप लोगों को तो समझो उस चीज को, और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मैं उन सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेशन 1, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, फिर है एज पर द ग्रेविटी मॉडल थ्योरी जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो इंक्रीज है वैल्यू ऑफ इंडिया जीडीपी टेंड्स टू बी इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड, इंडिया की जीडीपी में इंक्रीज होएगा अगर ट्रेड बढ़ेगा, तो ये बात सही है बिल्कुल। तो ये कह रहा है क्या, अब बहुत सारे बच्चे ना कर नहीं पाते इस क्वेश्चन को, समझ नहीं पाते कि क्या आंसर होगा, तो सीधा सा आंसर लगा के देखो, क्योंकि इनके बीच में क्योंकि लगा लो कि ये जो आप भी इससे जो समझ रहे हो ना उसका अगर रीजन ये है तो क्योंकि पे सही फिट बैठेगा ये लाइन। अब कह रहा है कि अगर इंडिया का जीडीपी वैल्यू में इंक्रीज होगा अगर इंडिया ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाती है तो, ठीक है, क्योंकि एज पर द ग्रेविटी मॉडल, अब ग्रेविटी मॉडल पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे बस एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव मॉडल पे टिके हुए हैं। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो पूछ लिया ना आप लोगों से ग्रेविटी मॉडल, तो अब ग्रेविटी मॉडल है क्या बच्चों, अब बहुत सारी चीजें ना आप लोगों की पीवाईक्यू से सॉल्व होती है, आप जितना भी मटेरियल पढ़ लीजिए पर जब तक पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे ना आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पेपर का ट्रेंड क्या चला हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस अपने कंटेंट को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते भी एक बुक से नहीं है, पहले एक कंटेंट लिया फिर दूसरा कंटेंट फिर तीसरा कंटेंट, इवन पीवाईक्यू लास्ट में लगाते हैं जब एक महीना रह जाएगा, ये बिल्कुल ये जो तरीका है ना यही आप लोगों को मरवाता है लास्ट में। ठीक है, तो प्लीज अगर आप सुनते हैं तो थोड़ा सा सुनिए मेरी बात को और पीवाईक्यू देखिए एज पर ग्रेविटी मॉडल। अब ग्रेविटी मॉडल थ्योरी क्या है बेटा, अब ग्रेविटी आप लोगों ने साइंस में सुना होगा, उसी से रिलेट करें कि भाई ये ग्रेविटी मॉडल ये कहता है कि जैसे मान लो कोई कंट्री है उसके बाउंड्री पे, यानी मान लो ये इंडिया है,
ठीक है। तो इंडिया के आसपास की जो कंट्री है ना, यानी इसके बगल वाली, इसके बगल वाली, इधर और इधर और इधर, कहता है कोई भी कंट्री अपने बगल वाले से ज्यादा ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि वो उसे बाउंड्री शेयर कर रही होती है। तो जो ग्रेविटी है, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे चीजें ऊपर से आती हुई चीजें, वो ग्रेविटी पढ़ी है ना आप लोगों ने, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही एक दूसरे पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो जैसे एक एग्जांपल दूं छोटा सा, कि एक ये हमारा घर है, इसके पड़ोस वाला ये घर है, और ये वाला घर है। तो अगर हमारी चीनी खत्म हुई तो मोस्ट प्रोबेबली हम इससे मांगने जाएंगे, पड़ोस वाले से। तो वही बात है कि जो पूरा कंट्री है, तो जो ट्रेड है वो साइड वाले कंट्री से जल्दी करेगा। ये कहता है आप लोगों की ग्रेविटी मॉडल थ्योरी। ठीक है, कहता है जो डिस्टेंस कम होगा तो आप लोगों का डिस्टेंस कम होगा तो आप लोगों का ट्रेड ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ट्रेड कम होगा। वही चीज है, इस चीज पे काम करता है। तो कहता है ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटी थ्योरी के कारण ये डिस्टेंस का। तो ये दोनों बिल्कुल रीजन इसका सही है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद, अब बहुत सारे बच्चे ना ये होता है कि मैम पूरे क्वेश्चन करवा दो। देखो मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगी, बट उसके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करवाऊंगी आप लोगों के, उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। जो भी मेरे बच्चे जॉब करते हैं वो भी मेरी वीडियोस को सुन सकते हैं, और जिनका देखो जिनका भी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है ना, वो भी मैं यूं कहूंगी कि आप लोगों की तैयारी जो टॉप पे है, तो प्लीज आप लोग भी अपना कंटिन्यू रखो और थोड़ा सा पढ़िए। और असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब अगर आप हाइक चाहते हैं और, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, बेटा शुरुआत करो दोबारा से, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है, प्लीज मेरी बात को सुनो और आगे बढ़ो। खुद से ही सही पर शुरुआत करो, ठीक है। जरूरी नहीं है मुझसे जुड़ना, अगर जुड़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट अगर नहीं भी जुड़ना है तो खुद से पढ़ाई करो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन शेयरिंग रेशियो 2:3 एंड जेड इज एडमिट 1/6। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन सबको आता होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं करवा देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है और आता होगा आप लोगों को, है ना। तो पहले क्या करेंगे, जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/6 से, तो 1 में से लेस कर देंगे जेड का रेशियो। जेड का जो पोर्शन है 5/6 आ जाएगा। अब 5/6 इंटू 3/5, ये किसका है, एक्स का है, ठीक है। 15 3/5 ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 30। और फिर आपका y का बचा कहाँ गया, 5/6 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/30, राइट, 10/30। फिर इनको इक्वल कर लीजिए और आप लोगों का रेशियो आ जाएगा 3:2:1। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था और आपको आता होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है। अब है 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच issued at ₹120 are forfeited for non payment of final call of ₹40। ठीक है, नॉन पेमेंट आप लोगों का। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना पूरा क्वेश्चन पढ़ने से ये देख लो भाई, मेरी जो ट्रिक है जो मैं अपनाती हूँ वो बता रही हूँ, आप लोगों को टाइम भी सेव करना होता है। तो आप लोगों से पूछा क्रेडिट क्या होगा, शेयर फॉरफीचर। आप लोगों को पता है शेयर फॉरफीचर क्या होता है, जो जब्त कर लिए, तो जब्त तो वही करेंगे ना जो पे कर दिए। अब आप ये देखो, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल यानी 40 रुपए पे नहीं करे, ठीक है। तो यानी कितने कर दिए, 60 कर दिए, 100 की पूरी वो होती है, 100 था पूरा, 60 कर दिए होंगे तो 60। अब आपको इससे जो प्रीमियम में उससे कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है, तो 60 इंटू 500 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 30,000 इज योर आंसर। फोर्थ का 1 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, और इसके लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पहले क्लियर होने चाहिए ये एग्जाम में। इंडियन एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि हरियाणा का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कॉमर्स का जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना पूछा जाए। उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं बेटा कुछ गोल्डन वोल्टर, मतलब समझ रहे हो, एफएम के इतने आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे। और वही मैं आपको कह रही हूँ, ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जहां पर एफएम, कोस्ट, अकाउंटेंसी हरियाणा में ना पूछा जाए। तो इनको रट लो, समझ लो भाई, अच्छे से कर लो, कम से कम जो सब्जेक्ट फिक्स है तब तक वैकेंसी आए। देखो बच्चा, एक बात बताओ मेरे को, बहुत सारी है ना ये पंगा उठ रखा है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी। आप सपोज करो अगर कल नोटिफिकेशन आ जाए, सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ कल नोटिफिकेशन आ जाए, तो बच्चों को पता है क्या हाल होगा,
हाय मैम अब कैसे, अब कवर कर लेंगे क्या हम इस कोर्स को? क्या आपका कोर्स ले ले तो हम जल्दी से कवर कर लेंगे? जैसे ऐसे पूछेंगे, मैम तो शक्तिमान है और मैम तो सीधा पूरा जादू की छड़ी घुमाएगी और इनके दिमाग में डाल देगी। तब जब टाइम रहता है, जब मैम की बात नहीं सुनेंगे, पर उस टाइम मैम बताओ सफिशियंट है, हम मैं बोलूंगी हाँ बेटा, आप लोगों की कैपेसिटी पे डिपेंड है। फिर क्या होएगा, पूरे रूटीन का काम तो वही है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चियां मैरिड भी है, ज्यादातर मेंस वर्किंग भी है, तो टाइम तो वो लिमिटेड है, फिर वो कवर नहीं कर पाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होएंगे, आधे अधूरे सिलेबस को करके जाएंगे, फिर फेलियर, फिर कहेंगे मैम ये तो गड़बड़ हो गई, नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन, और ये सिनेरियो चलता रहा है और चलता रहेगा। इसलिए कह रही हूँ, लास्ट में रोने से अच्छा टाइम रहते समझ जाइए और अपने सब्जेक्ट को अपने एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करिए, तो सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप चाहते हैं सेल्फ स्टडी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसमें भी बनाऊंगी। अगर आप मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। मैंने आप लोगों का 7000 का कोर्स है, 5000 में मैं आप लोगों को पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्सेज एमसीक्यू जैसे ये अभी सोल्व करवा रही हूँ, ऐसे करवाने की कोशिश करूंगी पूरी। और मैं टाइम रहते कोर्स इसलिए शुरू करवाया है, चाहे इस सरकार में ना सही, बट नेक्स्ट ईयर जरूर वैकेंसी आएगी आप लोगों की, नेक्स्ट गवर्नमेंट जरूर लाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर काफी टाइम से नहीं आया है। और सब मान लो कोई और सरकार भी बन जाती है तो उनको ये रहेगा, जो वैकेंसी तुम इतने टाइम से नहीं लाए वो हम ले आए। मेरा दिमाग तो यही कहता है टीचर वाला, बाकी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट पॉलिटिशियन। और मुझे ऐसा लगता है काफी लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं है, ये तो वैकेंसी तो आनी लाजमी है, आ जाए या कल वो उनके ऊपर डिपेंड है। और मेरे बच्चों की तैयारी एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो मल्टी टैलेंटेड नहीं है, वो थोड़े से मैं जो एवरेज बच्चे हैं उन्हीं को टारगेट करती हूँ, तो वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन सबके लिए काम जरूर कर रही हूँ। और कुछ बच्चे जुड़ भी गए हैं मुझसे, मैंने जैसा कि बताया था, तो मैं उनके लिए जरूर काम करूंगी, ठीक है। आप देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी मेजर्ड एट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 तो पता होगा आप लोगों को। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लिया भाई इन्होंने, तो रटो पढ़ो, और उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि मेजर्ड एट, ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और ये कहता है कि मेजर कैसे किया जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल पर, या नेट रिलायबल वैल्यू पर, या हिस्टोरिकल वैल्यू, या फिर कंसिडरेशन। ये सिर्फ महज रटने का क्वेश्चन था और समझने का, जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को पढ़ा है, थोड़ा सा ही पहली दूसरी लाइन में ये चीज आ जाती है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एक्वायर्ड बीटा, मार्केट प्राइस ऑफ बीटा ₹20 per share and earning per share is 5 for exchange ratio 1.5:1, what was P रेशो? भाई रेशो से क्वेश्चन ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता, रेशो को चमका लें, जरूर क्वेश्चन आता है हरियाणा में, ठीक है। तो रेशो को भी बहुत अच्छे से पढ़ो, आप ऐसे टीचर से पढ़ो जो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कराएगा। अगर आप लोगों को बेसिक हिला हुआ है तो खुद की बुक्स को पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बट रेशो को चमका लो, आप लोगों को क्वेश्चन जरूर आता है। अब पी रेशो क्या है बेटा, आप लोगों को पता है, मार्केट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप लोगों का ईपीएस होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस होता है इसका फॉर्मूला। अब मार्केट प्राइस क्या है आप लोगों की, मार्केट प्राइस है 20 और ईपीएस है 5, आंसर इज 4, ठीक है। अब कह रहा है आगे पी रेशो यूज हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज द पी रेशो यूज्ड इन एक्वायरिंग बीटा, ये बीटा जो निकाला है एक्सचेंज रेशो क्या निकला है। अब आप लोगों को इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो एक्सचेंज रेशो कैसे निकला है, एक्सचेंज रेशो तो पीई, एक्सचेंज रेशो, एक मिनट देना मेरे को बच्चों, पीई रेशो 1:5, 1.5, अब आपको क्या करना है, 1.5 है, ये कह रहा है एक्सचेंज रेशो 1.5, ठीक है, 1.5:1 है, ठीक है। एक बार मैं कर देती हूँ, एक बार समझाने के लिए मैं वेट कर लिया था। पी रेशो तक आ गया, पी रेशो आपका आ रहा है 4, ठीक है। देखो आप लोगों का आ गया 4, कहाँ गया पेन, देखो 4 आ गया। अब कह रहा है 1:5 है और ये इनका एक्सचेंज रेशो था, तो ये आप लोगों का अगर पी रेशो में ये 4 है, ठीक है, तो ये इसका कितना 1.5 गुना कितना हो जाएगा 6, ये 4 है, इसकी वैल्यू निकाल ली 4 है, और इसका 1.6 गुना क्या हो जाएगा 6,
यानी 1.5 को 4 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। आंसर इज 6, राइट। फिर है आप लोगों का द सेंट्रल एंड स्टेट। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है, उसी से हम लोग घबरा जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। The central and state population control boards have been established under, जो स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेब्लिश किसके अंडर किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों का 80% बच्चे गलत करेंगे, ज्यादातर इन्वायरमेंट करेंगे। आंसर इन्वायरमेंट नहीं है, आंसर इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके तहत बना था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। मैंने बोला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा कान पकड़ा गया है। अरेंज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या आया उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आया आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर उसके बाद आया आप लोगों का इंडिफरेंस, तो बाद में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यानी पहले आया पहला फिर आया थर्ड, दो ऑप्शन क्लैश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आया आप लोगों का लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी सेकंड, ये आंसर इज सी। यानी आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। पहले आया लॉ ऑफ डिमांड, देन आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद आया आप लोगों का लॉ ऑफ इंडिफरेंस, फिर आया आप लोगों का इंडिफरेंस कर्व, और फिर आया रिवेल्ड प्रेफरेंस कर्व। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थोड़ा सा मुश्किल था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है आप लोगों का, इसमें कुछ समझाने का नहीं था, बस क्रोनोलॉजिकल था, वो आपको पता होना चाहिए था। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और यूटिलिटी में आप लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें अगर एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूटिलिटी 10 के बराबर, सेकंड करेंगे तो 8 के बराबर, थर्ड करेंगे तो 6 के बराबर, फोर्थ करेंगे तो 0 के बराबर, फिफ्थ भी कंज्यूम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यही थी आप लोगों की, तो वो वही उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चीजें पढ़नी है। कॉमोडिटी विच इज इंक्रीज इज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, ये तो मुश्किल है भाई। ठीक है, मार्जिनल सिग्निफिकेंस का तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं एक बारी। वन कॉमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज वाइल अदर इज इंक्रीज, हाँ ये तो सही है। एक अगर कॉमोडिटी बढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग इन डिफरेंस करो में भी पढ़ते हो कि एक अगर बनाना और एप्पल है, तो अगर आप बनाना की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो एप्पल का कम करना पड़ेगा, ये ठीक है। कॉमोडिटी विच इज डिक्रीज हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, ये ठीक है। यानी ये आप लोगों का गलत है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। इस चीज के लिए आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों के डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। ठीक है, अब है सेकंड और थर्ड आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इकोनॉमिक्स से ही कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं, और बहुत सारे कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आएगा ही नहीं। अरे इकोनॉमिक्स आएगा भाई, इकोनॉमिक्स आएगा आप लोगों के, तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, कुछ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज आप लोगों की बातों पे ना जाए, अपनी प्रिपरेशन टाइम रहते शुरुआत कर दें। इस बार ना बहुत बहुत सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एपीआई स्कोर के हिसाब से चीजें नहीं होगी, यानी पीएचडी के कोई ज्यादा मार्क्स, कोई ज्यादा नहीं बल्कि कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। आप लोगों का प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, उसी के हिसाब से आप लोगों की लिस्ट बैठेगी, लिस्ट बनेगी, उसी से सिलेक्शन होगा। यानी जैसे पीजीटी का हुआ है, एपीआई स्कोर का कोई रोला नहीं होगा। आप लोगों के पास सुनहरा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, अगर आपके पास नेट है, इस मौके को मत चूकना, टाइम रहते ही प्रिपरेशन शुरू कर दो, सेल्फ ही सही पर प्रिपरेशन करो मेरे बच्चों। ठीक है, according to the law of variable proportion when the marginal product start diminishing the behavior of total product, मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया, ये टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, आप लोगों को पता है कि आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भाई एमपी, टीपी और एपी तीन भाई है, एमपी ये कर रहा है तो टीपी और एमपी क्या कर रहे हैं, ये पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या, यानी ये बता रहा है कि लो वेरिएबल, जब मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन हो जाता है तो टीपी क्या कर रहा है, तो टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, या फिर रिमेन कांस्टेंट, तो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन घटते हुई दर से। ठीक है, आप लोगों को ये पूरा मैंने चार्ट वाइज, पैराग्राफ वाइज वीडियो में समझाया है, जो भी मेरे बच्चे हैं मुझे पता है आप लोगों को ये आंसर आता होगा।
अब है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 11th क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीजेस बाय 22% एंड क्वांटिटी फॉल्स 25%। कहता है आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड है, जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड यानी क्वांटिटी घट जाती है। तो कह रहा है प्राइस बढ़ा है 22% लेकिन घट गई है मांग 25%। तो जितना प्राइस बढ़ा है उससे ज्यादा घट गई ना डिमांड। तो ये कौन सी आप लोगों की इलास्टिसिटी ऐसी कौन सी होती है? तो आप लोगों की होती है इलास्टिक, जिसमें प्राइस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इलास्टिक है। ठीक है, फिर है आप लोगों का नेक्स्ट इज, देखो इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि ये तो ऑडिट और फिनेंस और आप लोगों का अकाउंट्स वाला एग्जाम था लेक्चरर का, उसमें भी इकोनॉमिक्स पूछा गया है। मेरे बच्चों पूछा जाएगा आप लोगों से इकोनॉमिक्स को। सचिन तेंदुलकर इज सीन यूजिंग अ न्यू बीएमडब्ल्यू कार। सचिन तेंदुलकर जी देखे गए कि बीएमडब्ल्यू कार यूज कर रहे हैं। कस्टमर नाउ वांट द सेम कार, कस्टमर चाहते हैं उन जैसी सेम कार। तो ये कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट्स है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है? चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, चेंज इन इनकम, इनकम में तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि वो तो देखा देखी की चीजें है ना। कंज्यूमर प्राइस में भी नहीं हुआ, सब्सटीट्यूशन में भी नहीं हुआ। तो ये टेस्ट में यानी लोगों ने सेलिब्रिटी की बस चीज देखी और एकदम से टेस्ट में परिवर्तन ले आए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। अब है द बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन डॉलर्स। अब ना बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है आप लोगों को पता? बस बच्चे ना बुकिश लैंग्वेज को सिर्फ नॉर्मली रट लेते हैं और इनको रटते रहते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है एक तरह का, मुझे बताएंगे कि बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स होता है कि भाई एक अपने आप में ना बड़ा मुद्दा है बॉन्ड्स, समझ रहे हो? मैं इसके ऊपर एक छोट वीडियो बनाऊंगी बॉन्ड्स के ऊपर और उसके टाइप्स के भी ऊपर, एक मतलब एक तरह का समझाने की कोशिश करूंगी कि बॉन्ड्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा होता है और बहुत सारे ऐसे कंपनीज या फर्म्स जिनको पैसा चाहिए होता है, वो ना अपनी कुछ चीजें लिख देते हैं कि भाई आप हमें पैसा दे दो इतने सालों के लिए और हम आपको इस इंटरेस्ट से, ये वाला रेट से इंटरेस्ट दे देंगे, हम आपके पैसे को यूज करेंगे डेवलपमेंट और इन सब के लिए, मतलब एक तरह से लोन देना, वो होता है बॉन्ड्स। ठीक है, ये चीजें बॉन्ड्स के ऊपर एक मैं छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सारे टाइप समझाऊंगी। अभी ये मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ। मसाला बॉन्ड, याद रखना मसाला कहाँ फेमस है, कहाँ के फेमस है मसाला? इंडिया के। तो ये याद रखना ये इंडिया के बॉन्ड्स है। अब इंडिया के बॉन्ड्स है तो इंडियन रुपी में डोमिनेटेड होंगे। डोमिनेटेड मतलब कौन सी करेंसी चलती है, तो डॉलर्स में तो होंगे नहीं। अब ये पूछा है हमारे क्वेश्चन में, द बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन डॉलर्स इश्यूड बाय नॉन यूएस बैंक्स इन यूएस आर कॉल्ड। डोमिनेटेड इन डॉलर्स पूछा गया है, डॉलर्स तो ये तो रुपीज में होता है, ये तो होगा ही नहीं। समुराई बॉन्ड जैसा नाम से पता चल रहा है ये जापानीज नाम है, तो जापानीज तो येन में होता है, तो ये भी यूएस डॉलर में नहीं होगा। बुलडॉग, बुलडॉग होता है आप लोगों का क्या होता है? बुलडॉग आप लोगों का होता तो यूएसए का ही है, बट ये डॉलर में ना होकर पाउंड में डोमिनेटेड होता है, तो ये भी नहीं होगा। यनकी बॉन्ड आप लोगों का ऐसा होता है जो यूएस का, यूके का ही होता है और डॉलर्स में ही डोमिनेटेड होता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा यनकी बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, यनकी बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स के ऊपर मैं एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देख के जितने भी टॉपिक्स, जो अच्छा बच्चा है ना, जो समझदार बच्चा है, जिसको आगे अपने फ्यूचर की चिंता है या फिर जो टाइम रहते काम कर रहा है, वो इस वीडियो को देखकर जितने भी टॉपिक्स आए हैं ना उनको लिख लो। जो नहीं आता उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, उससे रिलेटेड मैटर किसी बुक में देखो, पढ़ो। ठीक है, यानी उससे रिलेटेड मैटर्स को इकट्ठा करके बुक्स में से और पढ़ के फिर अगली बार ये क्वेश्चंस गलत ना हो, ऐसे ट्राई करते हैं अच्छे बच्चे। ठीक है, अ फार्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड। एक फार्म की ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब होता है, ये तो मेरे हर बच्चों को आता होगा, मुझे पता है, जो भी पढ़ाई के टच में है। ठीक है, उन सबको आता होगा ये क्वेश्चन। तो कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक क्या होता है, जब वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है ना, जब वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट कैपिटल मिनिमम की बात करी गई है, मार्केट वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब है आपका IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने क्या कहा था, FM किसका फेवरेट होता है? हरियाणा वाले का। तो क्वेश्चन आएगा आगे आपका FM का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, IRR यानी इनकम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी किसकी थ्योरीज है ये भाई? कैपिटल बस्टिंग की, है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड द सेम रिजल्ट।
कौन से उसमें IRR और NPV सेम रिजल्ट देती है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, PGT एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया और फिर से पूछ लिया गया, और ये इंडिपेंडेंट में होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जहाँ प्रपोजल्स होते हैं वहां पर IRR और NPV उन सब का रिजल्ट सेम होता है। IRR और NPV का एक्सेप्शन रिजेक्शन क्राइटेरिया पता होना चाहिए इसके लिए। NPV में क्या होता है, जब NPV पॉजिटिव तो एक्सेप्टेड है ना, NPV अगर नेगेटिव है तो रिजेक्टेड, यही होता है आप लोगों का। तो ये चीजें आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़नी है और ट्राई करना है। अगले क्वेश्चंस मैं उस चीज में बिलीव नहीं रखती हूँ कि एक वीडियो में बहुत सारा कुछ करा दिया, बच्चों ने वीडियो लंबी समझ के नहीं करा। मैं कॉन्सेप्ट को समझाने पे ज्यादा फोकस करती हूँ। 15 क्वेश्चन करके ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं आप लोगों के खत्म कराऊंगी यूट्यूब पर भी, और थोड़े थोड़े अगर कोशिश हुआ और मेरे स्टूडेंट को तो मैं, जो भी मेरे कोर्सेज वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं करवाऊंगी ही ऐप पर। तो आप जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम मैं तो जब बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो भाई फिर आप मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, आप मिरेकल हैं, आप एकदम से एक चीजों को मन में बसा लेते हैं, दिमाग में ले लेते हैं। जो बच्चे मीडियम हैं, जो थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर चीजों को समझते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ बच्चा सेल्फ स्टडी शुरू करिए। आप लोग थोड़ा ही सही बट शुरू करिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चीजें ना आप लोगों को कहीं ना कहीं खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। और आज मैंने मेरे स्टूडेंट की रिकमेंडेशन की वजह से एक नया चैनल, मोटिवेशन चैनल शुरू किया है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, जो लड़कियां निराश हताश खुद को पाती हैं, और जो बॉयज जो वर्किंग भी है, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं वीडियोस एजुकेशन चैनल पर ना डालकर एक नया चैनल मैंने बनाया है आप जैसे बच्चों के लिए ही, आप सब बच्चों के लिए, ताकि कहीं ना कहीं मैं चीजें वहां पे शेयर करूं, आप लोगों से कुछ बातें करूं, आप लोगों का जो बाहर मतलब ये जो मन का भार है, जो मन में जो दुख विलाप विलाशा है, इन सबको थोड़ा कम कर सकूं अपनी बातों के जरिए। मेरे चैनल का नाम है दूसरा चैनल यानी अभिलाषा जिंदगी की। आप लोग जैसे ही टाइप करेंगे इस पे यूट्यूब पर आप लोगों को आ जाएगा सामने। शायद मुझे ऐसा लगता है एक दो ही चैनल है उस नाम से, तो आप लोगों को साफ दिख जाएगा, उसमें मेरी पिक लगी हुई है। फिर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे, थोड़ा मोटिवेशन मतलब मैं अपने आप को खुद खुश नसीब समझूंगी अगर मैं अपने बच्चों को थोड़ा भी उठाकर चला पाई तो। और मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ बच्चों, और बहुत कुछ सीखूंगी, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मेरी भी ये लर्निंग जर्नी है। मैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ सीखती हूँ प्रतिदिन, और कोशिश करती हूँ जो लड़कियां बिल्कुल अंधेरे में या अंधकार में खुद को महसूस कर रही हैं, तो बस उनसे थोड़ा सा एक प्रकाश की रोशनी देकर, आप लोगों में खुद की शक्ति बहुत है, बस मुझे उसे पुश करना है, ये मेरा मानना है। आप लोग भी उस भगवान, उस परमात्मा की रचना है, तो आप किसी भी एंगल से कम नहीं है। बट आप लोग ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आप लोगों को दिन प्रतिदिन नकारात्मक कर देते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और मेरे बच्चों की रिकमेंडेशन से कि मैम प्लीज आइए, हम लोगों को आप लोगों की आपकी वीडियो की जरूरत है। दैट्स वाई मैंने वो थोड़ा सा शुरुआत करी है। जैसे आप लोगों ने इस चैनल पर प्यार दिया है, वैसे उससे भी जुड़िएगा अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है तो। और टाइम रहते प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आप किसी से भी जुड़िए। अगर मटेरियल की प्रॉब्लम है और अगर आप लोगों को मैटर को समझने की प्रॉब्लम है, तो आप किसी कोर्स की तरफ जाइए। अगर आप मैटर को समझने में और मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ भी जा सकते हैं। मैं उस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी आप लोगों के। लेकिन अगर आप सेल्फ की तरफ जा रहे हैं और मटेरियल इकट्ठा करने में 1 महीना लगा दे रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आप लोग किसी कोर्स की तरफ जाएं, चाहे मेरा या किसी और टीचर का, जो आपको पसंद आए, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ आए। ठीक है, आपके अपने अलग गुरु हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। आप खुद कैपेबल हैं हर डिसीजन अपने हिसाब से डिसाइड करने का, आपको हक है। ठीक है, मैं आपकी बड़ी बहन दोस्त आपकी मैम नीशू यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आप लोग आशा के साथ पढ़िए। पढ़ना बहुत बड़ी कला है, और हर कोई के बस की बात नहीं है। आपको ये मन पागल बना ही लेता है, कभी कहीं घुमाने ले जाता है, तो कभी कह देता है कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। तो प्लीज उस झांसे में मत फंसो।
बहुत सारे अंधेरों से निकलकर ही एक दिन कोई बच्चा सिलेक्शन पाता है। आप उन अंधकारों से लड़िए, उजाला ज़रूर आएगा, ठीक है? इसी अब इस वीडियो में मैं एंड करती हूँ। मेरी इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।